मेरे फादर पेट्रोल पंप पे काम करते थे, मेरी बहन ने जाके काम किया, मेरे भाई ने भी जाके काम किया। वो छोटी छोटी जो अर्निंग्स कर रहे थे, एक्चुअल में वो चीजें मेरे घर को चला रही थी। पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने ट्यूशन देने स्टार्ट किए। असफलता भी बहुत बार ऐसी सी चीजें सिखाती है जो कि आपको सफलता भी नहीं सिखा सकती। अल्टीमेटली मैंने 2024 में असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स का पोस्ट गेन किया। खुद पे ट्रस्ट रखना, आप अपने ही कृष्ण हैं, आप अपने ही अर्जुन हैं। सफल होंगे या असफल होंगे ये आपके हाथ में नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुधांशु सिंह। 2024 की यूपी पीसीएस परीक्षा में मुझे असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स का पोस्ट मिला है और इस पोस्ट में मेरी रैंक 70 है। मैं सीतापुर का निवासी हूँ और मैंने अपनी प्रिपरेशन लखनऊ में रहते हुए करी है। एग्ज़ाम में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थी उस टाइम पर और 2023 ऑनवर्ड्स मेरा पूरा फोकस यूपी पीसीएस की तरफ शिफ्ट हुआ। और यूपी पीसीएस में भी मेरी जर्नी उतनी अच्छी, उतनी इनिशियली बहुत स्मूथ नहीं गई। स्टार्टिंग में मैंने इसमें 2-3 अटेम्प्ट्स मेरे ऐसे गए जिसमें मेरे बैक टू बैक प्रीलिम्स नहीं निकले। 2023 में मैंने पहले बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया और मेंस देने का मौका मिला। सो मेंस मेरा एक बहुत अच्छा मेंस गया था उस टाइम। ऑल्दो मेरा पहला मेंस था, मैंने बहुत इंथुसियाज्म के साथ मैं उस मेंस में अपेयर हुआ, बट वो भी मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया। जब फाइनल रिजल्ट मेंस का आया तो मैं मार्कशीट भी बाद में जारी हुई तो मेरा 15 to 17 ऐसे कुछ मार्क्स का रेंज था जिस अंतराल से मेरा मेंस में क्वालिफाई नहीं हो पाया। सो काफ़ी निराशा थी। मैंने बीच में कुछ और एग्ज़ाम्स भी ट्राई किए, लाइक मैंने बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस वगैरह भी ट्राई किया, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी मुझे सक्सेस नहीं मिली। सो उसके बाद 2024 का अटैम्प्ट हुआ, उसमें मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मैंने मेंस दिया, कुछ चेंजेस किए, एडजस्टमेंट किए अपनी प्रिपरेशन में। मेंस काफ़ी अच्छा गया, पर फिर भी डर था पिछली बार के फेलियर का। लेकिन इस बार काफ़ी ब्लेसिंग थी गॉड की और पेरेंट्स की भी, जिसकी वजह से मेरा मेंस क्लियर हुआ। फाइनली इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, वो क्लियर हुआ और अल्टीमेटली मैंने 2024 में असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स का पोस्ट गेन किया। अब इस जर्नी में कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। जैसे अगर मैं अपनी स्ट्रगल की बात करूँ तो मेरा इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है। मतलब मेरे पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रगल उन्होंने किया है पूरी लाइफ। लाइक मेरे फादर, मेरी मदर, दोनों ने ही बहुत स्ट्रगल किया है। मेरे फादर पेट्रोल पंप पे काम करते थे और उस वजह से अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट वो मेरी लाइफ के लोन फाइटर हैं। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और साथ में ही उनकी वजह से ही मैं जो भी मेरी जर्नी रही है वो इतनी स्मूथ रही है। लाइक उन्होंने कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। जो भी एक्सपेंसेस होते थे तैयारी के दौरान या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी खर्च, कोई भी सपोर्ट हमेशा उनके द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। और इतनी सारी असफलताएँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बहुत सारे प्रीलिम्स नहीं निकले, मेंस भी अपीयर हुआ तो वो भी नहीं निकला। पर हर साल की शुरुआत में उन्होंने हमेशा यही बोला कि ये साल तुम्हारा होगा, इस साल तुम निकाल लोगे। सो कभी भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट उन्होंने किया ही नहीं मेरे ऊपर। एकदम ऐसा सपोर्ट जिसमें मे बी बाहर से देख के लगे कि ये अंधा सपोर्ट है, बट वो उन्हें पता था और मुझे पता था कि इस सपोर्ट के पीछे उनका विश्वास है और उनका बहुत हार्ड वर्क भी है। सो इस सक्सेस से जितना मुझे खुशी है वो एक अलग फैक्टर है, बट सेटिस्फैक्शन बहुत है क्योंकि पेरेंट्स के चेहरे पर स्माइल है और वो स्माइल बहुत आई थिंक वो चीज़ ही रियल हैप्पीनेस होती है किसी सक्सेस के बाद। आपके फेलियर्स ही आपकी सक्सेस की नींव रखते हैं और जब तक आप फेल नहीं होते हैं तब तक आप अपने डायमेंशंस, अपनी स्ट्रैटेजीज़, इनको रीअसेस नहीं करते हो। और वो रीअसेसमेंट, रीएडजस्टमेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपके एग्ज़ाम के लिए हो या फिर आपकी लाइफ के अदर डायमेंशंस में हो। हमेशा खुद को असेस करना, देखना कि कहाँ पे गलती हो रही है, क्या चीज़ें हैं जो बदलनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जिनके साथ स्टिक करना चाहिए। तो आई थिंक ये चीज़ें मेरी जर्नी ने बहुत सिखाया है मुझे। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा होती है। आप सफल व्यक्तित्व है तो जल्दी आई थिंक सफलता पा जाते हैं, तो उसके बहुत अलग मायने हैं, बहुत अच्छी चीज़ भी है। बट असफलता भी बहुत बार ऐसी सी चीज़ें सिखाती है जो कि आपको सफलता भी नहीं सिखा सकती। चाहे वो पेशेंस हो, चाहे वो किस प्रकार से ख़राब परिस्थितियों में, ख़राब टाइम में खुद डटे रहने की काबिलियत हो, किस प्रकार से फ़ाइट करना है जब हर चीज़ आपके एडवर्स चल रही है उस टाइम पर। तो ये चीज़ें इस जर्नी ने बहुत सिखाया है। इस जर्नी में मेरा
मेरे दोस्तों का भी बहुत रोल रहा है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त गौतम दुबे, मेरी बहन के समान मेरी दीदी हैं अमीषा दीदी। इन लोगों ने ऐसा सपोर्ट दिया है लाइक पेरेंट्स की तरीके से ही। जैसे पेरेंट्स का घर पे सपोर्ट था, इन लोगों ने भी हमेशा सपोर्ट किया। तो आई थिंक इस जर्नी में आपको ये भी पता चलता है कि अ, वो जो वैल्यू है लाइक कोर वैल्यूज़, फ्रेंडशिप की वैल्यूज़ और टीम स्पिरिट और जो एक पीयर होता है, आपका ग्रुप होता है, तो वो चीज़ें भी इस जर्नी ने सिखाया है। इसके अतिरिक्त बात करेंगे कि अगर मैं बात करूँ कि कौन-सी ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से मैं शुरुआती अटेम्प्ट्स में खराब किया मैंने और कौन से ऐसे चेंजेस थे जिसकी वजह से मैंने बाद के अभी 2024 के अटेम्प्ट में सक्सेस पाई। तो इसको मैं कुछ पॉइंट्स में ब्रीफ करना चाहूँगा। जैसे शुरुआती अटेम्प्ट्स में मेरी जो मेन कमी मुझे नज़र आई, वो पहली कमी थी एग्ज़ाम की डिमांड को ना समझना। डिमांड को ना समझना इन द सेंस कि एग्ज़ाम में रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम को अप्रोच करना है, वो चीज़ें जब तक आप नहीं समझेंगे, आप बीटिंग अराउंड द बुश करते जाएँगे। मतलब रिक्वायरमेंट कुछ और है, आप फुलफिलमेंट किसी और चीज़ की कर रहे हो, तो डेफ़िनिटली आपका जो पाथ है, वो बहुत लंबा खींचने वाला है। तो वो चीज़ मुझे समझने में प्रॉब्लम आई। एग्ज़ाम्पल के लिए सही मात्रा में, सही संतुलन में पीवाईक्यूज़ और टेस्ट सीरीज़ ना करना। लाइक कई बार हम लोग पीवाईक्यूज़ को उतनी अहमियत नहीं देते हैं जितनी देनी चाहिए। तो वो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बहुत गलती करी। सेकंड जो गलती थी वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आई थिंक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आपको अलग-अलग स्टेज पे अलग-अलग तरीके से करना है। इनिशियली जब आप तैयारी स्टार्ट करते हो, उस टाइम पर आवश्यक है कि आंसर राइटिंग को बहुत ही इस प्रकार से किया जाए जिसमें कि आप लाइक डे 1 पे आपने एक आंसर लिखा, फिर सेकंड आंसर लिखा, एक आध आंसर से काम चल जाता है। बट जैसे-जैसे आप अपनी तैयारी में आगे बढ़ते हो, फिर आवश्यक है कि आप टाइम मैनेजमेंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, स्ट्रक्चरिंग इन जैसे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे भी काम करो। तो ये चीज़ें मैंने उन शुरुआती वर्षों में कम करी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा-सा टाइम लगा। तो सेकंड चीज़ मैंने ये सीखी। थर्ड चीज़ जो मैंने सीखी, वो ये कि स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स में मैंने टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन मैनेजमेंट इसको उतनी अहमियत नहीं दी। उदाहरण के लिए टाइम मैनेजमेंट को मैं बोलूँ तो लाइक बहुत बार आप ऐसा सुनते हैं अलग-अलग टॉपर्स के माध्यम से भी कि इतने घंटे की पढ़ाई आवश्यक है या फिर कुछ पर्टिकुलर एफर्ट्स आवश्यक हैं। लेकिन ज़रूरी वो नहीं है। आप कम घंटे में भी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप सही जगह पे सही तरीके से अप्रोच कर रहे हो। लाइक अगर आपने कोई चीज़ टारगेट वाइज़ बनाई हुई है और वो टारगेट आप फ्रेगमेंट करके हर एक वीक के टारगेट में बाँट दो, उसके बाद से आप पढ़ाई करो, तो आप पाओगे कि लिमिटेड आवर्स भी इफ़ेक्टिव पढ़ाई का आउटपुट दे सकते हैं। तो ये चीज़ भी स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स में मिसिंग थी, जो कि मैंने बाद में करी। एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल आई थिंक जो है, वो होता है आपका राइट मेंटरिंग का। राइट मेंटरिंग इन द सेंस कि ज़रूरी है कि आप या तो किसी सही मेंटोर के पास हो या फिर आप किसी मेंटोर के पास ना हो। मैंने स्टार्टिंग के टाइम पर लाइक रॉन्ग मेंटरिंग का मुझे प्रभाव पड़ा, तो वो भी एक इश्यू था। बाद में मैंने मेंटरिंग ना लेने का ज़्यादा प्रेफ़र किया और मैंने प्योरली डिपेंड किया अपनी स्किल्स के ऊपर, अपनी गलतियों से सीखे हुए लर्निंग्स के ऊपर। तो मैंने मेरी जर्नी में मेंटरिंग बहुत ज़्यादा रोल नहीं प्ले करी, बट कहीं-कहीं पर प्रिसाइज़ गाइडेंस के लिए मैंने ज़रूर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, मेरे कुछ टीचर्स, उनकी हेल्प ली और जो कि मुझे बहुत आई थिंक यूज़फुल रहा मेरे लिए। फिर मैं बात करना चाहूँगा कि आखिर ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं आगे के आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए? उन एस्पिरेंट्स को कौन-सी चीज़ें फ़ॉलो की जानी चाहिए उनके द्वारा? तो पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, जो उन्हें फ़ॉलो करना चाहिए, नंबर 1 कि आप एग्ज़ाम की नीड्स को समझें। एग्ज़ाम की नीड्स कैसे समझेंगे? इसमें पहली चीज़ है कि आपको सिलेबस की अच्छी समझ होनी चाहिए। सिलेबस को आप अच्छे से ब्रेक करके समझो कि सिलेबस ओवरऑल है क्या। नंबर 2 सिलेबस को ब्रेक डाउन आपने कर लिया। अब आपका काम आता है कि आप उस सिलेबस के बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस जहाँ पे पीवाईक्यूज़ से क्वेश्चन आ रखे हैं, अब आपको ज़रूरी है कि उन सारे क्वेश्चंस को आप अपनी हैंडराइटिंग में उसके नोट्स बनाओ। लाइक खुद से प्रिपेयर किए हुए नोट्स आपके ज़्यादा इफेक्टिव हैं रादर देन आपने मार्केट से जाके कुछ मटेरियल परचेज़ किया और उस मटेरियल का यूज़ करके आपने नोट्स को लाइक जो रेडीमेड नोट्स थे उनका आपने यूज़ किया। वो हो सकता है कारगर हों, बट उसकी कंपैरिज़न में जो आप खुद से बनाओगे, वो ज़्यादा अच्छे नोट्स होंगे। नंबर 3 मैं कहना चाहूँगा कि जो रॉन्ग मेंटरिंग है, उससे बचें। ऐसी मेंटरिंग जो कि आपके
तैयारी को सही दिशा देने की बजाय गलत दिशा दे सकती है। ऐसी मेंटरिंग से बचें। बेटर होगा कि आप खुद से फिर अपने आप को जज करें, और अगर आप एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन पर पहुंच चुके हो, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर आवश्यक है कि आप राइट डायरेक्शन में खुद ही चलना प्रेफर करें, अदर देन किसी रॉन्ग मेंटरिंग के चक्कर में फंसने से। या फिर आप एक अच्छा मेंटोर ढूंढो, जो कि अच्छा मेंटोर की डेफिनेशन क्या है कि जो कि एग्जाम की नीड्स के अकॉर्डिंग चलता हो, जो कि रेलेवेंट चीजों से आपको रूबरू कराता हो, और जो कि मोटिवेशन जो कि सही समय पर आवश्यक है वो आपको मिलता रहे उसके माध्यम से। आई थिंक ये चीजें आपको देखना जरूरी है। फिर चौथी चीज एक और है जो कि आई थिंक आवश्यक है हर एक कैंडिडेट को समझना, वो ये है कि आपको इस जर्नी में सबसे ज्यादा जरूरी है कि खुद पे ट्रस्ट रखना। आप अपने ही कृष्ण हैं, आप अपने ही अर्जुन हैं। इस तरीके से सोच के आपको आगे बढ़ना होगा। कोई थर्ड पर्सन, कोई बाहर का व्यक्ति आके हमेशा आपको मोटिवेट करे, हमेशा आपको आके ज्ञान की बातें बताएं, ये आवश्यक नहीं है। और अगर आप वो एक्सपेक्टेशन रखते हो तो आई थिंक ऑफिसर बनने के लिए आप राइट कैंडिडेट हो ही नहीं। क्योंकि राइट कैंडिडेट का मतलब क्या हुआ कि ऑफिसर बनने के बाद भी आपको बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारे अलग तरीके के चैलेंजेस फेस करने ही हैं। तैयारी के दिन आपके लिए वो जर्नी पहले से स्टार्ट हो चुकी है। तैयारी के दिन बेसिकली वो बाद के प्रेशर को झेलने का तरीका, या फिर बाद के प्रेशर को झेलने का एक तरीके से प्रिपरेशन ही होता है, जो आपको पहले से ही रेडी करता है। तो आपको पहले से ही वो मेंटल स्ट्रेस मैनेज करना, साथ ही साथ जो चैलेंजेस हैं उसको मैनेज करना, ये सीखना होगा। तो इसलिए आप उन चैलेंजेस से भाग नहीं सकते। एक गोल्डन एडवाइस आई थिंक जो सभी के लिए होनी चाहिए मेरी तरफ से, वो यही है कि आप इस एग्जाम के प्रोसेस में सफल होंगे या असफल होंगे, ये आपके हाथ में नहीं है एट ऑल। बट आप एक फाइटर की तरीके से लड़ेंगे, लास्ट मोमेंट तक लड़ेंगे, हर एक जिद के साथ लड़ेंगे। सोल पर्पस आपकी तैयारी के दौरान, सोल जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो ये होना चाहिए। अगर आप इस माइंडसेट के साथ लगातार उस तैयारी में अपना हार्डवर्क के साथ, अपनी जो आपके बेस्ट एफर्ट्स हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली एक दिन आएगा जिस दिन ये सारा स्ट्रेस, ये सारा स्ट्रगल फ्रूटफुल होगा, और आप उस हैप्पीनेस तक पहुंचोगे जो हैप्पीनेस बेसिकली आप चाहते हो कि पेरेंट्स को मिले आपके माध्यम से, या आपके वेल विशर्स को मिले आपके माध्यम से। तो ये कुछ एडवाइस है मेरी तरफ से। एंड अल्टीमेटली मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस तैयारी में अप्स एंड डाउन्स बहुत आएंगे। इस तैयारी में ताने बहुत सुनने को मिलेंगे। इस तैयारी में बहुत से लोग आपको परेशान करेंगे, परेशान इन द सेंस कि आपको नेगेटिविटीज, क्रिटिसिज्म, ये सब चीज़ों को आपको झेलना पड़ेगा। आप इससे भागिए मत। ये सब चीज़ें भी तैयारी का प्रोसेस ही है। ये सब चीज़ें भी आपको एक अच्छे कैंडिडेट और एक सफल कैंडिडेट की तरफ ही भेज रहे हैं। अगर आप उन चीज़ों को झेल गए, उन चीज़ों को सफलतापूर्वक डक कर गए, तो डेफिनेटली आप अपने कैरियर में, अपनी अपनी प्रिपरेशन में एक बेटर पर्सन की तरह से निखर के सामने आएंगे। कोविड के बाद का समय है, मतलब 2021 2022 के अराउंड मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था, और मेरे फादर उस टाइम पर मेरी फैमिली के सिंगल अर्निंग मेंबर थे। मतलब उन्हीं की अर्निंग से पूरा घर चल रहा था, और उस वजह से, उनके एक्सीडेंट की वजह से सारी चीज़ें ठप हो चुकी थी। और उनका एक्सीडेंट बेसिकली उनके एक्सीडेंट में हुआ ये था कि उनका राइट लेग में इंजरी हुई थी, और मतलब बोन ब्रेक हुई थी, और वो कुछ हद तक ठीक हुई तो उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी, तो वो वापस से इंजरी हो गई। मतलब फिर वो बाइक चलाते हुए गिर गए, और वो इंजरी फिर से उनको हैम्पर करी। ये चीज़ एक्चुअली एक और बार रिपीट हुई, तो बैक टू बैक 3 बार इंजरीज हुई, और वो चीज़ इतनी लंबी खिंच गई कि लगभग 1.5 साल तक का टाइम उनका उसी चीज़ में गुजरा। ये ना सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि मैं तो एक मेरे लिए तो शील्ड का काम वो कर रहे थे हमेशा से। जो भी चीज़ें डिफिकल्टीज आ रही थी वो अपने चेस्ट पे ले रहे थे, उसको मेरे तक पहुंचने नहीं दे रहे थे। बट जब ये प्रॉब्लम आई तो उसके बाद पूरी फैमिली, एक तरीके से हर एक फैमिली के मेंबर ने इस बात को फील किया कि अब ये दौर है जब एक्चुअल में स्ट्रगल है। तो उस टाइम पर मेरी बहन ने, मेरे भाई ने, जो कि इवन मेरे से छोटे हैं, बट स्टिल उन्होंने चार्ज लिया, इकोनॉमिक अर्निंग का चार्ज। और मेरी बहन ने जाके काम किया, मेरे भाई ने भी जाके काम किया, और वो छोटी छोटी जो अर्निंग्स कर रहे थे, एक्चुअल में वो चीज़ें मेरे घर को चला रही थी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ ऐसी चीज़ हो रही हो, तो वो सफल ना हो, अगर वो नहीं होगा तो जीवन भर वो गिल्ट में रहेगा। तो मेरे लिए बहुत बड़ा दायित्व था कि मुझे उनके सैक्रिफाइसेस, या वो जो मेरे लिए कर रहे हैं,
अब मुझे पहले होता ना होता अलग बात था, बट अभी तो मुझे करना पड़ेगा। मतलब उनके लिए ही मतलब उनके लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए मुझे बेस्ट देना पड़ेगा। तो वो मेरा जो बेस्ट था, इस खराब दौर के बाद से फिर मेरा बेस्ट दौर भी आया, जिसमें मैंने फिर ज़बरदस्त पढ़ाई करी। चेंजेस किए, जो मैं कह भी रहा था कि बहुत सारे एक्चुअल में अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करके चेंजेस करना, वो सब चीज़ें मैंने करी। और फिर उसी का परिणाम है कि फाइनली मैं वो दिन भी मैंने देखा जब मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को खुशी भी मिली। फिर स्ट्रगल वाले पार्ट वाला सर, तो स्ट्रगल वाले पार्ट में भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक जो टाइम था, मतलब जो मैंने अभी बताया अभी कि कुछ चीज़ें खराब थी, इकोनॉमिक बैकग्राउंड खराब होने की वजह से चीज़ें ऑलरेडी खराब थी, बट कुछ चीज़ों की वजह से और ज़्यादा वो खराब हुआ। तो उसके बाद से फिर मैंने अपनी चीज़ों में भी चेंज किया। एक उदाहरण के लिए मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने ट्यूशन देने स्टार्ट किए 2022 से ही। 2021 में वो घटना हुई, 2022 से मैंने ट्यूशन देने स्टार्ट किए। उसके बाद से फिर 2 साल तक ट्यूशन वगैरह दिया। फिर मैंने यूपीएससी और यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन में जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाना भी स्टार्ट किया। उदाहरण के लिए मैंने अभ्युदय और उसके बाद से भी जो समाज कल्याण विभाग में आदर्श इंस्टीट्यूट है, भागीदारी भवन है, तो इन जगहों पर स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट किया। फ्रीलांसिंग वर्क स्टार्ट किए, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में मैंने फ्रीलांसिंग काम किया, मतलब कंटेंट डेवलपमेंट, कॉपी इवैल्यूएशन, इस प्रकार के काम भी स्टार्ट किए। तो अल्टीमेटली फिर वही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, और वो चैलेंजेस में भी आपकी डायरेक्शन या आपकी जो दिशा चल रही थी प्रिपरेशन की, उसको थोड़ा सा डिविएट भी करे। पर अगर आपका विश्वास अंदर से दृढ़ है, अगर आपका संकल्प बहुत मजबूत है, तो वो चैलेंजेस भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। आप रीएडजस्टमेंट कर लोगे अपनी तैयारी में, जैसे कि मैंने किया। मतलब जो ये चीज़ें मैंने स्टार्ट करी, पढ़ाना हो, फ्रीलांसिंग काम करना हो, ये सब एक्चुअल में पढ़ाई तो नहीं थे, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से किया कि वो मेरे तैयारी के साथ एडजस्टमेंट में रहे। मतलब मैंने, क्योंकि मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने पढ़ाने के थ्रू अपनी पढ़ाई को बैलेंस में लाया, एडजस्ट किया। तो आई थिंक हर एक व्यक्ति के साथ अलग अलग प्रकार के चैलेंज आएंगे, जरूरी नहीं कि मेरा ही चैलेंज रेप्लिकेट हो अलग व्यक्ति के लाइफ में। पर जो सेंटर थॉट है वो बहुत क्लियर है। सेंटर थॉट यहां पर यही है कि जो भी चैलेंजेस आए, उन चैलेंजेस को आप कभी भी बाधा मत मानो। ये समझो, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल पर्सन भी हूं, तो मैं हमेशा से ये समझता हूं कि जो चैलेंजेस आए हैं, यूनिवर्स आपको टेस्ट करना चाहता है। वो देखना चाहता है कि आप एक्चुअल में इस चैलेंज को झेल पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि जो वो देने वाला है वो इससे भी बड़ा होगा। तो जो वो बड़ी चीज देने के पहले एक बड़ा सा टेस्ट भी होता है। तो अब हमेशा से मैंने इस चैलेंज को इसी तरीके से लिया कि भाई ये चैलेंज जो है, ये चैलेंज कुछ बड़ा मिलने वाला है, उसकी टेस्टिंग है। यूनिवर्स मुझे टेस्ट कर रहा है कि क्यों मुझे ही वो चीज दी जाए जो मिलने वाली है, मुझे ही वो चीज क्यों मिले। तो यूनिवर्स टेस्ट कर रहा है कि क्या वो मैं उसके लायक हूं या नहीं। तो इस मनोभाव के साथ अगर आप चैलेंजेस को लेंगे और डटे रहेंगे, जैसा कि मैं पहले भी बोल रहा हूं कि हार जीत आपके हाथ में नहीं है, बट फाइट करना आपके हाथ में है। आप एक ट्रू फाइटर हैं, तो सक्सेसफुल पर्सन बनना बहुत दिन की बात नहीं है, वो आप बन जाएंगे। वो बहुत छोटी बात है, लाइफ बहुत बड़ी चीज है, सक्सेस फेलियर बहुत छोटी चीज है। बट लड़ना आई थिंक वो आना चाहिए, वो स्पिरिट में होना चाहिए। तो अगर आपकी स्पिरिट फाइटिंग की है, तो आप कर जाओगे, मतलब हर चीज कर जाओगे। इट इज एग्जाम ओनली। इवन लाइफ में भी बहुत सारे स्ट्रगल्स आएंगे, वो सब हर एक चीज आपकी स्पिरिट ऑफ फाइटिंग से इजी हो जाएगी, सिंप्लीफाई हो जाएगी। सो यही चीजें हैं। सो इन द लास्ट, थैंक यू सो मच। मैं जोश टॉक्स की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस प्रकार का काम जिससे कि लाखों लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस जोश टॉक्स के देखे हैं और बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली है। सो उनके इस इनिशिएटिव, इस प्रकार के एफर्ट के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।